गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो आज का डिस्कशन है हमारा अगेन अकाउंट्स, सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स एंड इट इज आ क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 में हमने अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मतलब बेसिकली अकाउंट्स का सिलेबस हमने डिस्कस किया था और उस अकाउंट के सिलेबस में हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन पार्ट बी पे, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक डिस्कशन हमारा ओवर हुआ था और मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास से हम इसके मेन कंपोनेंट पे स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। नाउ अब मेन पार्ट पे आते हैं। मेन पार्ट की कॉस्ट की जब हमने बात किया, अब कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कॉस्ट के बाइफिकेशन को समझते हैं। तो हमारा डिस्कशन आज कॉस्ट पे रहेगा। कॉस्ट का बाइफिकेशन कैसे होता है, कॉस्ट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे उन्हें एनालाइज किया जाता है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या बात की थी हमने उस दिन। कॉस्ट का मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड, expenses incurred for producing any product or providing rendering services is known as cost। लेकिन जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हम यहां से थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि ये ट्रेडिशनल बात हो गया, पुराना बात हो गया कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में, बनाने के बाद उसे सेल करने में भी कई एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोड्यूसिंग कॉस्ट को ही कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। हम उसे प्रोडक्शन करना है, हमें उसे सेल करना है, सेल करने के लिए हमें सेलिंग एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, सेल्स करने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, वो भी तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट है। यार मैंने अभी एक नया बैच अनाउंस कर दिया, एक नया स्ट्रीम चालू कर दिया, लेकिन उस स्ट्रीम के बारे में यदि मैं स्टूडेंट्स को अवेयर नहीं करूंगा, मैं उस स्ट्रीम के बारे में मार्केट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो मेरा प्रोडक्ट सेल कैसे होगा। तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। फंड्स आपने अरेंज किया है तो उस फंड की इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपके लिए कंपोनेंट होनी चाहिए। लेकिन सब में अपने अपने इश्यूज हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिस्कशंस हैं। जैसे सबसे ज्यादा डिबेटेबल इशू है वो है इंटरेस्ट कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू मी इंटरेस्ट कॉस्ट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट, बिकॉज प्रोडक्शन करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने के लिए यदि आपने फंड्स बोरो किए हैं और उस बोरोड फंड पे आपने कोई इंटरेस्ट कॉस्ट बियर की है, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट उसका पार्ट बननी चाहिए। बट एनीवेज डिबेटेबल इश्यूज हैं, आगे डिस्कस करेंगे उस पे। अभी के लिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इन थ्री। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट कॉस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट हम कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एलिमेंट है मटेरियल, सेकेंड एलिमेंट इज लेबर एंड थर्ड एलिमेंट इज expenses. There are 3 elements of cost: material, labor and expenses. ये एलिमेंट बेसिस पे बाइफ्रिकेशन है। कॉस्ट को फर्दर फर्दर बहुत सारे तरीके से बाइफ्रिकेट किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, सिग्रीगेट किया जा सकता है। लेकिन फर्स्ट जो बाइफ्रिकेशन क्राइटेरिया दैट इज एलिमेंट। 3 एलिमेंट आर देयर। हमारे किसी भी प्रोडक्ट की कंप्लीट कॉस्ट इन 3 एलिमेंट से मिलके बन जाती है। कंप्लीट कॉस्ट, कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, कोई भी एग्जांपल लेके देखते हैं। कंप्लीट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। फिर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए हमें वर्कर्स चाहिए। उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए हमें फैक्ट्री चाहिए, मशीन्स चाहिए, अदर फैसिलिटीज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, रेंट पे करना पड़ेगा, वर्कर्स को लेबर पे करनी पड़ेगी, वेजेस पे करनी पड़ेगी, सुपरवाइजर को सैलरी देनी पड़ेगी। फिर उस
प्रोडक्ट को, उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए हमें ऑफिस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ऑफिस के एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे। देन उस प्रोडक्ट के सेल के लिए हमें एक शोरूम डालना पड़ सकता है, हमें सेल्समैन अपॉइंट्स करने हो सकते हैं, हमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकर करनी हो सकती है। फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करने के लिए हमें डिलीवरी कॉस्ट इनकर करनी हो सकती है। यदि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसे आफ्टर सेल सर्विस की रिक्वायरमेंट देनी पड़ सकती है, इन इन सबको करते हैं तो हम कॉस्ट को इन 3 एलिमेंट में डिवाइड करते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। Then further, every component can be divided in 2 parts again. फिर हर कंपोनेंट आपका फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट expenses, direct expenses, indirect expenses। ये फर्दर बाइफ्रिकेशन हो गया आपका कॉस्ट का, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का फर्दर बाइफ्रिकेशन। सर क्या है ये बाइफ्रिकेशन? बिल्कुल, इस बाइफ्रिकेशन को हम यहां पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ एग्जांपल्स के साथ, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ये बाइफ्रिकेशन है क्या सर? इन बाइफ्रिकेशन में, ये बाइफ्रिकेशन करने का क्राइटेरिया हमने क्या पिक किया है? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो क्या प्रोडक्ट देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दैट प्रोडक्ट इज मेड ऑफ, लाइक आई एम यूजिंग दिस पोडियम, लाइक आई एम यूजिंग दिस स्टाइलर और पेन, आई एम यूजिंग माय लैपटॉप, ये बुक है मेरे पास, मेरा बुक मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो क्या बता सकते हैं बुक किसकी बनी है? सर बिल्कुल क्लियरली सामने विजिबल है सर, बुक को देखते ही हम बता देंगे कि सर ये बुक तो पेपर से बनी है। फर्नीचर को देखते ही हम बता देंगे कि ये फर्नीचर वुड से बना है या आयरन से बना है। क्लोथ को देखते, शर्ट को देखते ही हम बोल देंगे ये शर्ट क्लोथ से बनी है। दैट मीन्स we can easily identify the component, the material used in मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट। ऐसे मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। फर्स्ट फीचर ऑफ डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? आइडेंटिफाइबल। देखते ही जाता है सर हुआ है। मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट, सेकंड मेन कंपोनेंट मतलब पर्टिकुलर मटेरियल के बिना वो कंपोनेंट बन ही नहीं सकता था, वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता था। ने पहले बोला आइडेंटिफाइबल, लेकिन इस शर्ट को देख के हमने कि ये इट इज मेड ऑफ क्लोथ, लेकिन कैन नॉट बी स्टिच्ड। शर्ट स्टिच करने के लिए आपको थ्रेड यूज करना ही पड़ेगा। इसको स्टिच करने के बाद इसको पहनने के लिए आपको यहां बटन्स यूज करने ही पड़ेंगे। फर्नीचर के अंदर फर्नीचर को फिक्स करने के लिए नेल्स और फेविकॉल यूज करना ही पड़ेगा। वो भी मेन प्रोडक्ट है, मेन कंपोनेंट है प्रोडक्ट का। आइडेंटिफाइबल इज ओके, आइडेंटिफाइबल यस इट इज ओके, बट आफ्टर आइडेंटिफाइंग such some products that are not identifiable still considered as main material of the component of product। तो दूसरा फीचर हमने लिख लिया मेन कंपोनेंट। Without that material product cannot be out। तो मेन कंपोनेंट जिसके बिना प्रोडक्ट बन नहीं सकता, आइडेंटिफाइबल जिसे देखते ही, प्रोडक्ट को देखते ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किस कंपोनेंट से बना है।
मेजर क्वांटिटी। ये दो फीचर के साथ जो रॉ मटेरियल आपके पास आएगा वो रॉ मटेरियल कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन अपार्ट फ्रॉम सच टू फीचर्स, और कोई भी मटेरियल यदि आपने अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी में यूज किया है, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट मटेरियल। कंज्यूमेबल्स, lubricant ऑयल, ये कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं। जैसे मशीन को रन करने के लिए lubricant ऑयल डलता है, दैट इज अगेन मटेरियल। मशीन को रन करने के लिए, चलाने के लिए एक बेल्ट चलती है, जो बेल्ट उस मशीन को रन करती है, घुमाती है, दैट इज अगेन मटेरियल। प्रोडक्ट को क्लीन करने के लिए, मशीन को क्लीन करने के लिए कई बार हम कुछ यूज्ड वेस्ट क्लोथ यूज करते हैं, वो भी मटेरियल है। लेकिन ये सारे मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोडक्ट से कनेक्टेड नहीं है। ना ही ये रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में आइडेंटिफाइबल है, ना ही ये रॉ मटेरियल प्रोडक्ट के लिए मेन कंपोनेंट है, ना ही ये रॉ मटेरियल में प्रोडक्ट में यूज होते हैं। तो ऐसे रॉ मटेरियल को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? गाइस जस्ट लेट मी फील कि वी आर लाइव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां बात समझ में आ गया सभी को? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की। सर प्रोडक्ट बनाएगा कौन? प्रोडक्ट को शेप में कौन लेकर आएगा? प्रोडक्ट को मशीन पे प्रोड्यूस कौन करेगा? वर्कर्स। क्या वर्कर्स जो हम अपनी फैक्ट्री में अपॉइंट करते हैं वो सारे वर्कर्स प्रोडक्ट को शेप देने का काम करते हैं? यस हिमानी, वेरी गुड। क्या जो सारे वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं वो प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं? क्या वो सारे वर्कर्स जिनको हम वेजेस पे कर रहे हैं वो मशीन पे काम कर रहे हैं? क्या वो सारे वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एंगेज हैं? नहीं सर। some workers are engaged in production work, some are producing the product using machine or manual, but some workers are helping them, कुछ उन्हें हेल्प कर रहे हैं। एक फैक्ट्री का थोड़ा सा विजन क्रिएट करो माइंड के अंदर। अंदर गए, कुछ वर्कर्स फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं, मशीन पे काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। और कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाके मशीन के वहां पे रखते हैं। मशीन पे जो बन जाता है उसे उठा के डंप कर बल्क में एक्यूमुलेट करके और सप्लाई कर गोडाउन में रख के आते हैं, वेयर हाउस में रख के आते हैं। टूल्स की जरूरत पड़ती है तो टूल्स ला के सप्लाई करते हैं, टूल्स की जरूरत पड़ती है तो टूल्स ला के सप्लाई करते हैं। ये दो कैटेगरी ऑफ वर्कर्स हो गए हमारे पास। फर्स्ट, डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन। डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन का मतलब हु इज गिविंग द शेप टू द प्रोडक्ट, हु इज मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, एक्चुअली वो है डायरेक्ट वर्कर। और इनडायरेक्ट वर्कर में आप ले सकते हैं हेल्पिंग वर्कर्स। इनडायरेक्ट लेबर में आप ले सकते हैं हेल्पिंग वर्कर्स, यानी जो फैक्ट्री में हैं, जिन्हें हम वेजेस पे कर रहे हैं, जो मैनुअल एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन दे आर जस्ट हेल्पिंग द मेन वर्कर। दे आर जस्ट हेल्पिंग द मेन वर्कर, नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर देखने से पता चल जाएगा आपको। सर एक एग्जांपल दे देते हैं, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। या बाइफ्रिकेशन कर क्यों रहे हो यार? लास्ट बाइफ्रिकेशन करता हूं फिर बताता हूं बाइफ्रिकेशन कर क्यों रहे हैं। थर्ड है एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेम 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 लॉजिक। डायरेक्टली कनेक्टेड, incurred, directly incurred
in relation to production, directly connected in relation to production. सर आप गायब हो गए हो, अभी आ जाता हूं मैं। डायरेक्टली कनेक्टेड इन रिलेशन टू प्रोडक्शन मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं होगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंसेस, अनदर एक्सपेंसेस का मतलब, देखो प्रोडक्शन कहां हो रहा है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ ऐसे एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं जिन एक्सपेंसेस के बिना प्रोडक्ट बनेगा नहीं। जैसे जैसे मशीन चलाने के लिए पावर डालनी पड़ती है, मशीन चलेगी पावर कंज्यूम होगी, मशीन नहीं चलेगी पावर कंज्यूम नहीं होगी। तो पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद मशीन, पावर एक्सपेंसेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जो फैक्ट्री में लगी है, जो लाइटिंग आपकी फैक्ट्री में लगी है, वो लाइटिंग प्रोडक्शन वो लाइटिंग प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं है। वो लाइट तब भी जलेगी जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा, वो लाइट तब भी जलेगी जब प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो ये जरूरी तो नहीं है कि लाइट का एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, नहीं है, तो वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस में चलते हैं, ऑफिस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, क्या वो एक्सपेंसेस तभी होते हैं जब प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, जरूरी नहीं है। सर ऑफिस में हमने ऑफिस स्टाफ रखा है, अकाउंटिंग स्टाफ रखा है, स्टेशनरी का एक्सपेंसेस होता है, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो तब भी कंज्यूम होगा, तब भी एक्सपेंड होगा, तब भी पे करना होगा जब प्रोडक्शन जीरो हो या प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। मतलब प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? नो, नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल्स डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं। क्या सेल्स डिपार्टमेंट में होने वाले एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से कनेक्टेड है? नहीं सर, प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि वो सेल्स से कनेक्टेड। जितना यूनिट आप मार्केट में सेल करोगे वो वहां से कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पे सेल्समैन का सैलरी डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पे शोरूम एक्सपेंसेस डिपेंड नहीं करते। नंबर ऑफ यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। ये सारे कनेक्ट होते हैं, सारे रिलेटेड होते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ, नॉट विद प्रोडक्शन। और यहां जब हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो यहां हम बाइफ्रिकेट करने का एक ही लॉजिक पिक कर रहे हैं। ऑल द पार्ट ऑफ कॉस्ट और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट दैट इनकर्ड इन प्रपोर्शन टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। जितना यूनिट बनेगा एग्जैक्टली उसी प्रपोर्शन में एक्सपेंसेस होगा, ताकि उसी प्रपोर्शन में एक्सपेंस होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं चीज को, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं चीज को। सपोज मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि एक मैनुअल वर्कर है, एक मैनुअल वर्कर है और वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है। इससे ही इज बाइंडिंग अ बुक, ही इज बाइंडिंग द बुक्स, ही इज बाइंडिंग द बुक्स, वो बुक्स बाइंडिंग का काम कर रहा है या प्रिंटिंग जॉब कर रहा है, चलिए यूं ले लेते हैं, ही इज प्रिंटिंग द बुक। एक बुक प्रिंट करने में 200 पेजेस की बुक है, 200 पेजेस की बुक है, तो उसे 100 पेपर लगेंगे। एक बुक, वन बुक प्रिंट करने में, 200 पेजेस की एक बुक को प्रिंट करने में 100 पेपर लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे सर, डायरेक्टली लगेंगे। क्या ये पेपर जो उस बुक के अंदर प्रिंटिंग में हम काम में ले रहे हैं, ये डायरेक्ट मटेरियल है? हाँ, 100% ये डायरेक्ट मटेरियल है। क्योंकि यदि मैं 2 बुक्स बना रहा हूं तो हाउ मेनी पेपर्स आर रिक्वायर्ड? सर डेफिनेटली 200 पेपर्स आर रिक्वायर्ड। If I'm producing or making 5 books, then definitely 500 papers are required. बिल्कुल 500 papers are required. क्या हो रहा है यहाँ पे? Paper is direct material for book, and this direct material or number of paper consumption will
exactly increase or decrease in proportion to the number of books we are printing? Yes or no? बात समझ में आ रहा? सर उस बुक को स्पाइरल भी करना पड़ेगा, उस बुक में स्पाइरल भी डालना पड़ेगा, स्पाइरल के लिए वो रिंग यूज में आती है। ओके, वन बुक में वन रिंग, टू बुक में टू रिंग्स, फाइव बुक्स में फाइव रिंग्स। तो ये जो रिंग्स काम में आ रही है उस बुक को स्पाइरल करने के लिए, क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल डायरेक्ट मटेरियल है। कैसे पता चला? सर प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रही है, यानी एक बुक में एक रिंग लगता है, फाइव बुक में फाइव रिंग लगेगा, फॉर श्योर लगेगा। ओके, फिर हमने उनसे पूछा कि भैया उस मशीन के अंदर इंक डलती है जिससे पेपर प्रिंट होता है, वो भी मटेरियल है? हाँ सर, वो भी मटेरियल है। क्या इंक भी डायरेक्ट मटेरियल है? हाँ सर, 100% इंक भी डायरेक्ट मटेरियल है। कैसे? एक पेपर को प्रिंट करने में जितना क्वांटिटी ऑफ इंक लगता है, 100 पेपर में 100 टाइम ऑफ इंक लगेगा, 5 बुक्स में 5 टाइम्स ऑफ इंक लगेगा अनडाउटेडली। इसका मतलब इंक भी डायरेक्ट मटेरियल है। हाँ सर, उस मशीन के अंदर एक बेल्ट लगती है जो मशीन में, प्रिंटिंग मशीन में एक बेल्ट लगती है जो उस मशीन को इस तरह से मूव करती है प्रिंट करने के लिए बार बार। नीचे लाइटिंग रॉड लगती है, लेजर रेज जिसे बोलते हैं, वो लेजर उसमें रन करती है। क्या वो भी डायरेक्ट मटेरियल है? वो रिबन, वो बेल्ट? नहीं सर, उसका तो नहीं पता। क्यों? सर एक बुक बनाऊंगा तो एक बेल्ट से कई बुक्स बन जाती हैं, कभी 10 बुक्स के बाद भी बेल्ट चेंज नहीं करनी पड़ती है, कभी बेल्ट जल्दी मैं ये नहीं बता सकता कि बात समझ में आ रही ना? बेल्ट यूज्ड फॉर मशीन, यस इट इज इनडायरेक्ट। हाँ डेफिनेटली इट इज इनडायरेक्ट, ये डेफिनेटली इनडायरेक्ट है। ओके, एग्जाम्पल को आगे एक्सटेंड करते हैं। अब बात करते हैं उस पर्सन की, जो पर्सन उस बुक को प्रिंट कर रहा है, जो पर्सन उस बुक को प्रिंट कर रहा है। समझिएगा, मैंने यहां पे आपको 2-3 डायरेक्ट कॉस्ट बता दी, बेल्ट को हटा देते हैं। मैं यहां यूं बोलूं कि कॉस्ट ऑफ वन पेपर इज 10 पैसा, कॉस्ट ऑफ वन पेपर इज 10 पैसा, कॉस्ट ऑफ वन रिंग इज 5 रुपी, and ink for one paper is 20 पैसा। तो क्या मुझे आप बता सकते हो एक बुक बनाने में कितना मटेरियल लगेगा? सर 100 पेपर लग रहे हैं, एक रिंग लग रहा है, 100 पेपर बन रहे हैं, यानी 10 रुपए का तो पेपर लगेगा और 5 रुपी की रिंग लगेगी और 20 रुपीस का इंक लगेगा, टोटल 35 रुपीस का मटेरियल कॉस्ट आएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई क्या सभी को? एक बुक प्रिंट करने की कॉस्टिंग कितनी आ रही है? सर एक बुक 100 पेजेस की एक सिंपल सी बुक प्रिंट करने की कॉस्ट 35 रुपीज आ रही है। ओके, यदि मैं आपको बोलूं कि मुझे 2 बुक प्रिंट करनी है, कितना मटेरियल कॉस्ट लगेगा बता सकते हो डायरेक्टली? हाँ एग्जैक्टली ये सारी चीजें डबल हो जाएंगी 2 बुक के लिए। यानी मैं 2 बुक बनाऊंगा तो मेरा कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट 70 रुपीज आएगा। 10 बुक्स बनाऊंगा तो 350 आएगा। क्या बार बार एक ही चीज बोल रहे हो? मान गए ना, समझ में आ गया ना कि ये जो कॉस्ट है ये प्रोपोर्शनेटली चेंज होगी, प्रोपोर्शनेटली चलती रहेगी, ये प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होती रहेगी। ओके, एक्सटेंड करते हैं। मान लेते हैं 100 पेजेस को प्रिंट करने में उसे हाफ आवर लगता है। मैंने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, एक वर्कर रखा हुआ है, जो वर्कर वो प्रिंटिंग का काम कर रहा है।
मेरे यहाँ पे 2 प्रिंटिंग प्रेस है, दोनों प्रिंटिंग मशीन पे एक एक वर्कर काम कर रहा है, और मेरा एक और वर्कर है जो मेरी हेल्पिंग के लिए मैंने रखा है। अब फिर कनेक्ट कर रहे हैं। प्रिंटिंग पे जो वर्कर है मेरा, वो 100 पेजेस की एक बुक को प्रिंट करने में आधा घंटा लगाता है, और मैं उसे 100 रुपए पर आवर पे करता हूं। मैं उसे 100 रुपए 1 घंटे के देता हूं, यानी 100 पेजेस की एक बुक बनाने में 50 रुपीज मेरा लेबर आता है। हाँ। मान लो उसे 2 बुक्स प्रिंट करनी हो तो उसे कितना टाइम लगेगा? सर ऑब्वियसली 1 घंटा। क्यों? सर एक बुक प्रिंट होने में आधा घंटा लगता है, तो 2 बुक की प्रिंटिंग में 1 घंटा लगेगा। वो अपनी स्पीड से काम करेगा ना, वो उसी स्पीड से काम करेगा, 2 बुक थोड़ी आधे घंटे में बन जाएगी। अच्छा चलो, मैंने दोनों वर्कर्स को एक एक बुक बनाने को दे दिया, तो क्या हुआ? आधा घंटा इसका, आधा घंटा उसका, दोनों मिला के 1 घंटा लगता है। बिल्कुल सही। और 1 घंटा लगेगा तो 1 घंटे के लिए मुझे उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? सर 100 रुपए। बिल्कुल प्रोपोर्शनेट। वेरी गुड। वहीं जो मेरा दूसरा वर्कर है, हेल्प करने वाला, उस वर्कर को मैं उस वर्कर को 1 दिन के 500 रुपए देता हूं। उस वर्कर को मैं 1 दिन के 500 रुपए देता हूं, 1 दिन के 500 रुपीज देता हूं। क्या करता है सर वो 1 दिन में? उससे मैं कुछ भी करवाता हूं। पेपर खत्म हो गया, फटाफट पेपर देता है वो प्रिंटिंग वाले को। प्रिंट हो गया तो वो बुक उठाता है, उसका स्टेपल करके उसके साइड में रखता है, मुझे देता है या उसी वर्कर को देता है कि उसको जमा दे। फिर जब तैयार हो जाती है उसके बाद वो मशीन को साफ कर देता है, बंद कर देता है लाइट। वापस जब नया कोई प्रिंटिंग जॉब आता है तो वो लाइट ऑन करके मशीन ऑन करता है, फिर दुकान का शटर ओपन करता है, सफाई करता है, और शाम को शटर डाउन करके घर चला जाता है। सर बता सकते हो उस दिन यदि वो एक बुक बनी थी तो इस वर्कर को उस एक बुक का बनाने के लिए कितना वेजेस दिया था? ये कैसे बताऊं सर? इसका तो फिक्स है 500 रुपए रोज का। अब उस दिन 100 बुक बनेगी तो भी इसको 500 दूंगा, उस दिन एक बुक प्रिंट होगी तो भी ये 500 रुपए लेके जाएगा। अब बताओ, ये वर्कर जो प्रिंट कर रहा है, इसको जो वेजेस आपने दी ये डायरेक्ट वेजेस है, और इसको जो वेजेस दी ये इनडायरेक्ट वेजेस है। यस और नो? क्योंकि ये वाली वेजेस डायरेक्टली नंबर ऑफ बुक्स प्रिंट पे कनेक्ट कर रही है, नंबर ऑफ बुक्स प्रिंट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, और ये वाली वेजेस जो इस वर्कर को हमने दी ये फिक्स। इसका बुक्स के प्रोडक्शन से, बुक्स की प्रिंटिंग से कोई लेना देना नहीं, इनडायरेक्ट है। इसी तरह आगे और ले लें तो मशीन में जो पावर कनेक्शन जा रहा है जिससे वो मशीन चल रही है, उस मशीन में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है वो इलेक्ट्रिसिटी किससे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, किससे कनेक्ट होती है? सर वो इलेक्ट्रिसिटी मशीन चलेगी तो लगेगी, मशीन नहीं चलेगी तो नहीं लगेगी। क्या वो नंबर ऑफ बुक्स के हिसाब से होगी? बिल्कुल होगी सर। एक बुक बनने में आधा घंटा लगता है तो आधा घंटा बिजली जलती है, 2 बुक बनाने में 1 घंटा लगता है तो 1 घंटा बिजली जलती है। बुक नहीं बनाओगे तो नहीं जलेगी। और सर वो मेरी ऑफिस में, मेरे शॉप में बाकी लाइट्स लगी है, एसी लगा है, वो सर उनका बुक्स के प्रिंटिंग से क्या मतलब? वो तो चलेगा, एसी आप बैठे हो तो चलेगा, लाइट आप बैठे हो तो चलेगी, बुक प्रिंट हो या ना हो। क्लियर हो गया ना? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब मैं यूं बोलूं, यहां मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड करके फाइनल कंक्लूजन पे लाऊं तो हमने ये बात की कि एक बुक प्रिंट करने में एक बुक प्रिंट करने में 35 रुपी का डायरेक्ट मटेरियल लगता है, एक बुक प्रिंट करने में 50 रुपीज की डायरेक्ट लेबर लगती है, और एक बुक प्रिंट करने में मान लीजिए 10 रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। यानी एक बुक को प्रिंट करने की डायरेक्ट कॉस्ट 95 रुपीज आती है।
डायरेक्ट कॉस्ट। तो यदि मुझे कस्टमर से अपनी बुक की प्रिंटिंग चार्जेस लेने हैं तो एक चीज तो कंफर्म है ना कि मैं 95 रुपी पर बुक पहले डिसाइड करके चलूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है एक बुक आएगा तो 95, दो बुक आएगा तो मल्टीप्लाई बाय टू, तीन बुक आएगा मल्टीप्लाई बाय थ्री, 10 बुक आएगा मल्टीप्लाई बाय 10। दैट मीन्स हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कंप्लीटली प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसी पर्पस से हमने अपने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट में डिवाइड किया है। लिखेंगे डायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट incurred proportionately, direct part of cost incurred in proportion to number of units produced. Direct part of cost incurred in proportion to number of unit produced. जितनी यूनिट बनाओगे एग्जैक्टली उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होगी। और उस डायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट को फिर हमने एक नाम दे दिया, क्या? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट expenses jointly known as prime cost. That complete direct part of cost jointly known as prime cost. दो बात हमने यहां पे क्लियर की अभी तक के डिस्कशन में। पहली बात यह है कि हम अपनी टोटल कॉस्ट को तीन एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। हम अपनी टोटल कॉस्ट को तीन एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। हम अपनी टोटल कॉस्ट को तीन एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तीन एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, एंड एवरी एलिमेंट फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या कंपैरिजन है? बहुत सिंपल सा डिफरेंस हमने लिया। डायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट पे प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड होती है नंबर ऑफ यूनिट के प्रोपोर्शन में, इधर मटेरियल हो, लेबर हो या एक्सपेंसेस हो, प्रोपोर्शनेटली नंबर ऑफ यूनिट के प्रोपोर्शन में इनकर्ड होती है। मेन कंपोनेंट है, मेन पार्ट है, वो कॉस्ट ही प्रोडक्ट को शेप में लाती है, प्रोड्यूस करती है। और उस कॉस्ट को जॉइंटली हमने एक नाम दे दिया, नोन एज प्राइम कॉस्ट। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? The question is, what is prime cost? And answer is direct part of cost that includes direct material, direct labor, direct expenses is known as prime cost. Is it clear? Is it clear to everyone? ये बात आई थिंक सभी को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टूड हो गया है, समझ में आ गया है। यस, यस, इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये सभी को बात समझ में आ गया। इसी के कनेक्शन में नेक्स्ट additional cost
over prime cost is known as overheads. अब प्राइम कॉस्ट लग गया, डायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट हो गया। सर इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट भी तो बचा है। हाँ, इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट भी बचा है। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जॉइंटली इस इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट को हमने एक नया नाम दे दिया जिसे हम बोलते हैं ओवरहेड्स। जिसे हम बोलते हैं ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट इज नोन एज overheads. Indirect part of the cost is known as overheads. What overhead is? Now the question is, what overhead is? Overhead is indirect part of the cost that includes indirect material, indirect labor, indirect expenses. Why it is known as indirect? Why it is known as indirect? Why it is known as indirect? सर एडिशनल कॉस्ट है ना, प्रोडक्ट के डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, प्रोडक्ट पे डायरेक्टली इनकर्ड नहीं होती, प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्ट के प्रपोर्शन में इनकर्ड नहीं होती, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते। चलिए डन, क्लियर हो गया। फिर इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। Overheads can be divided in 3 parts on the basis of functions. On the basis of functions, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट बाइफ्रिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के फंक्शंस देखिए, क्या क्या काम वो करते हैं, कहां कहां करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, उसके बेसिस पे जो कॉस्ट बाइफ्रिकेशन है दैट इज फंक्शन बेस्ड। फर्स्ट वन, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 3 मेन फंक्शन हो गए। मेन फंक्शन, 3 मेन फंक्शन। पहला मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री में होती है। प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है। तो फैक्ट्री में, प्रोडक्शन में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, लाइटिंग, रेंट, सुपरवाइजर का सैलरी, depreciation of machine, etc. All are factory overheads. All are factory expenses. All are factory indirect expenses known as factory overheads. Number 2, office or administrative overhead. बहुत सिंपल। All expenses, all expenses incurred in office and administration purpose are office overheads. इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ होने का ही नहीं है। ऑफिस में कुछ भी डायरेक्ट होता ही नहीं है। ऑफिस में जो भी एक्सपेंस होता है वो सारा इनडायरेक्ट ही होता है। ऑफिस में डायरेक्ट नाम का कोई चीज ही नहीं है। ऑफिस में डायरेक्ट नाम का कोई चीज ही नहीं है। ऑफिस में जो भी एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल,
ऑफिस रेंट, स्टेशनरी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर और ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट को सेल करने और डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड है, यानी सेल्स डिपार्टमेंट में और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, वो सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की कैटेगरी में आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्समैन कमीशन और सैलरी, शोरूम एक्सपेंसेस, वेयर एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ रहे हैं। आई थिंक ये बाइफ्रिकेशन बिल्कुल क्लियर है सभी को। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। ये है आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बेस्ड बाइफ्रिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, element of cost, material, labor, expenses. Every component has two part, direct and indirect. Direct part known as prime cost, indirect part known as overheads, can be further divided in three categories: factory, office, selling. फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। फैक्ट्री में होने वाला सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में होने वाला सारा एक्सपेंसेस ऑफिस ओवरहेड, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए होने वाला सारा एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एम आई क्लियर? यस, सम एक्सपेंसेस आर आल्सो देयर। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जिन्हें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में डील ही नहीं करते। एक्सपेंसेस नॉट रेलेवेंट फॉर कॉस्ट। ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कॉस्टिंग के लिए रेलेवेंट नहीं होते, नॉर्मली जिन्हें हम बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट से होते हैं, जैसे डिविडेंड टू शेयर होल्डर, जैसे डोनेशन, जैसे टैक्स, जैसे बैड डेट्स। सब बैड डेट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आर्ग्यूमेंट है, डिस्कशन है। बैड डेट सेल्स डिपार्टमेंट की वजह से होता है, इसलिए इसे हम सेलिंग एक्सपेंसेस में ले सकते हैं, इसको हम बाद में डील करेंगे। डिविडेंड, डोनेशन, टैक्स, समाउ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में भी यही आर्ग्यूमेंट है कि सर इंटरेस्ट तो प्रॉफिट से दिया जाता है इसलिए इसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानो, लेकिन मुझे लगता है मानना चाहिए, तो ये भी डिबेटेबल है। बैंक चार्जेस, बैंक से फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी अवेल किया है, बैंक चार्जेस, ये प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कहलाते हैं, इसलिए इन एक्सपेंसेस को हम कॉस्टिंग में डील नहीं करते। तो यहां तक के डिस्कशन में आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। हम ये कर रहे हैं अकाउंट्स का पार्ट बी, कॉस्ट अकाउंटिंग, that is of 20 marks in your syllabus, consist of 3 topic. First one, basic concept. Second, element of cost. Third, cost sheet preparation. बेसिक कॉन्सेप्ट जिसपे हम थियोरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, पूरा थियोरेटिकल कंटेंट है जिसमें हम एमसीक्यू ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, दैट वी डिस्कस्ड। सेकंड था आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जो आज हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हम कॉस्ट को कितने एलिमेंट्स में बाइफ्रिकेट करते हैं और फर्दर उनका बाइफ्रिकेशन क्या होता है, जिसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक प्रॉपर सिस्टम में, प्रॉपर वे में, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। एंड आई विल टेक दैट पार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट,
Till then, revise it, make yourself comfortable, all the terms are very much clear, and if any doubt is there, then ask me, message me, call me, I will solve your doubt, or ask me in next class, will resolve your queries. Till then, bye, see you.